जो आज का टॉपिक जो है फर्स्ट लेक्चर है तो मैनेजरियल अकाउंटिंग कांसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल जो है फर्स्ट वन जो है आउटलाइंस देखें कि व्हाट इज मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड कंपैरिजन बिटवीन मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये हम टॉपिक कवर करेंगे मैक्सिमम जितने भी यहाँ आज कंप्लीट हुए, बाकी जो रिमेनिंग है वो जो है फिर हम नेक्स्ट कॉस्ट क्लासिफिकेशन इन द डिफरेंट वेज, फ्लो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज क्या होती है, उसके बाद जॉब ऑर्डर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स एंड प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम, कॉस्ट एलोकेशन क्या होती है। तो नेक्स्ट जो है देखें कि व्हाट इज मैनेजरियल अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है कोर्स है। अब देखिए एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड वन है मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसमें देखें उसको हम आपने पहले पढ़ा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। जो मैनेजमेंट होती है उसमें इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है। तो मैनेजरियल अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट है वो इंटरनल मैनेजमेंट होती है। जैसे देखना आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब पढ़ा है तो उसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट के हवाले से आपने उसका पूरा साइकिल पढ़ा होगा कि उसकी जो है ट्रांजैक्शन से लेके उसकी जो है जनरल एंट्री, उसके बाद फिर उसकी जो है लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट एंट्री, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है। तो वो सारा एक उसका फाइनेंशियल साइकिल होता है और ये बेसिकली उसमें जो है इंटरनल एक्टिविटी भी शामिल होती है और एक्सटर्नल भी। लेकिन जो मैनेजरियल अकाउंटिंग है इसमें हमारा जो है हम इंटरनल इसके अंदर शामिल होता है कि हमने जैसे कि देखें कि एन एक्टिविटी दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स एंड अदर इंटरनल डिसीजन मेकर्स। यानी कि ये जो है फाइनेंशियल नॉन, इसमें देखें कि जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने पढ़ा है तो उसमें फाइनेंस के पर्सपेक्टिव में सारी जो है एक्टिविटी फाइनेंस के रेलेवेंट होती है। इसमें फाइनेंशियल भी है और नॉन फाइनेंशियल भी है और वो ये इंफॉर्मेशन होती है जो कि डिसीजन मेकिंग में आसानी इजीली हम जो है डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होती है। इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट टू प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज। यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली जो है इसकी बेस पे जो है वो डिसीजन मेकिंग होती है। इसमें प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज जो है इसमें देखिए प्लानिंग आपने देखा होगा जैसे कि आपने ओबी में या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ये डिस्कस किया होगा। प्लानिंग जो है कि सबसे पहले हम जो है कोई भी टास्क है उसको प्लान करते हैं कि इस हाउ इट विल बी डन, और फिर इसको कंट्रोल बेसिकली क्या होता है कि जब हम उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं उसके बाद जो वेरिएशन आता है जो एक्चुअल में और जो हमारा स्टैंडर्ड होता है उसमें जो वेरिएशन आता है उसको हम कंट्रोल करते हैं और डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी में ये हेल्पफुल होता है। आप देखें इसमें जो एनवायरनमेंट ऑफ द जनरल मैनेजरियल अकाउंटिंग में जो है उसमें ये 5 मेन फैक्टर जो है उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब जरा देखें कि मैनेजरियल अकाउंटिंग के हवाले से जब हमने इंटरनल डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो उसमें जो है हमारे जो इंटरनल फैक्टर है अगर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में आती है तो वो भी हमारे इन्वायरमेंट जो मैनेजरियल अकाउंटिंग है उसकी डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होती है, उसको इफेक्ट करती है। अगर कोई टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आती है विद द पैसेज ऑफ टाइम तो इंटरनल डिसीजन मेकिंग लेके वो आपने जो है उस टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करते हैं जो कि न्यू जो है डिफरेंट इंडस्ट्री जो है अडॉप्ट कर रही होती है। इन फेजेस ऑन क्वालिटी के ऊपर फोकस करना, जस्ट लाइक जो है हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो है एनहांस करें विद अवेलेबल लिमिटेड सोर्सेज के अंदर रहते हुए। कंप्लेक्सिटी एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि आप देखें कि कुछ फर्म होती है स्मॉल है, कुछ मीडियम साइज में है, कुछ लार्ज साइज में है। तो हर जो है फर्म जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है उसकी अगर उसकी स्मॉल स्केल में है तो उसकी जो प्रॉब्लम्स कम होगी, अगर मीडियम में है तो उनकी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज़्यादा होंगे, उनकी कम्प्लेक्सिटी ज़रा उससे ज़्यादा होगी। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादा बड़ी है तो उसके हिसाब से जो है उसकी जो है कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, अब देखें रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के हवाले से भी है कि हमने जो है रेगुलेट करना होता है इंटरनल रिसोर्सेज को, एक्सटर्नल को। बाज़ दफ़ा जो है बिजनेस के लिए हमें जो है प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ फर्म्स जैसे अगर आपने एक इसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर वो बिजनेस को स्टार्ट करना उसके लिए कोई ज्यादा जो है रेगुलेटरी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है। जस्ट आप उसको अगर पार्टनरशिप उससे दूसरे फेज में है कि पार्टनरशिप अगर है तो फिर आप जो है कि एग्रीमेंट लिखते हैं उसके अगेंस्ट जो है फिर आप जो है वो सारी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। उसके बाद फिर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, फिर आगे लिमिटेड कंपनी है। तो इस तरह से जो उसके जो है जैसे एनवायरनमेंट उसके हिसाब से उसको डील आगे कंपटीशन जो है ये भी देखना होता है कि हमारा जो है उस इंडस्ट्री का कंपटीशन जो है वो किस लेवल पे है और कौन सी मार्केट है। जैसा कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि उसमें जो है वो प्योर कंपटीशन होता है, उसमें मोनोपोली होती है। मोनोपोली में ओनली सिंगल जो है मार्केट में जो है सिंगल प्लेयर होता है। जैसा कि देखिए पाकिस्तान में जो है वो मोनोपोली है, जैसे पाकिस्तान रेलवे में मोनोपोली है। ओनली सिंगल जो बायर एंड सेलर जो है पार्टिसिपेट करते हैं किसी मार्केट के अंदर वो, और लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। उसमें जो है परफेक्ट कंपटीशन की जो है डिफरेंट कंडीशंस होती है, कुछ 4-5 कंडीशन
assumptions होते हैं कि लार्ज ऑफ नंबर एंड बायर एंड सेलर होते हैं, उसके बाद फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, कोई भी जो है प्लेयर जो है बायर एंड सेलर मार्केट में आ सकता है, और उसके अलावा उसके कोई एंट्री के लिए न्यू एंट्री के लिए कोई उसमें जो है प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो ये सारी जो है ये आपने सारा इकोनॉमिक्स में बीकॉम लेवल पे भी पढ़ा होगा, बीकॉम लेवल पे भी ये सारा डिस्कस किया जाता है, और ये आपने इसमें जो है वो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो में ये सारा डिस्कस किया होगा। चलिए कम टू द पॉइंट। तो ये इसको अंडरस्टैंड करना, ये इसका जो की क्रक्स है, की पॉइंट्स जो है इसको डिस्कस करेंगे कि देखें यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और मैनेजरियल अकाउंटिंग है, ये दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि इसमें डिफरेंट यूजर जो है, यूजर देखें मसलन यूजर है, उसके बाद टाइम फोकस यूजर के हवाले से कि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की और मैनेजरियल अकाउंटिंग की किन के लिए जो फ्रूटफुल होती है, किन के लिए इनपुट होती है, यूजर कौन-कौन सी है, टाइम फोकस के हवाले से दोनों में क्या डिफरेंस है, फेजेस जो है इस पे फोकस किसके ऊपर होता है उसके हवाले से, इंपॉर्टेंस के हवाले से, सब्जेक्ट फोकस क्या होता है और रिक्वायरमेंट्स क्या है। देखिए पहला पॉइंट जो है यूजर जो है, यूजर इसमें देखिए इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स एंड अदर एक्सटर्नल यूजर। अब देखिए जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, जैसा कि आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, उसमें उसका पूरा साइकिल डिस्कस किया है कि एक ट्रांजैक्शन से लेके पहले ट्रांजैक्शन होती है, डेबिट क्रेडिट, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, उसके बाद आप जर्नल एंट्री करते हैं, उसके बाद उसको हम जो है वो जर्नल के बाद लेजर में, आगे लेजर में ट्रांसफर होता है, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, उसके बाद जो है हमारी इनकम स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, ये सारी जो चीजें हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये सारी जो है ये इसके लिए ज्यादा जो है यूजर जो होते हैं इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर जिन लोगों ने उस फर्म्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता है, और जिन लोगों ने क्रेडिट के ऊपर जो है उनको जो है इनपुट या रॉ मटेरियल जो है प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये बेसिकली ज्यादा जो है वो इन्वेस्टर बाहर से जो है, इन्वेस्टर इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, और अदर एक्सटर्नल यूज जैसे गवर्नमेंट एजेंसी जो है, जो न्यू इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो भी उसका एनालिसिस करते हैं। तो वो सारा जब कोई भी न्यू इन्वेस्टर जो है इसमें इन्वेस्ट करता है तो वो उसकी फर्म की प्रीवियस हिस्ट्री देखता है कि इसका जो है वो प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, इनके कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, कितना इसका ये अपनी कितना अपने शेयर होल्डर को रिटर्न दे रहे हैं, अर्निंग पर शेयर इसकी क्या है। तो ये मोस्टली इसके जो यूजर है वो होते हैं इन्वेस्टर और क्रेडिटर्स, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो, या जिन लोगों ने उस फर्म को क्रेडिट के ऊपर जो है इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल जो है प्रोवाइड करना होता है। और इसके अलावा गवर्नमेंट जो है रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज करना होता है, गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट होता है। ये सारे एक्सटर्नल यूजर इसके लिए जो है वो ज्यादा जो है इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आप देखते हैं कि जब किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का ऑडिट होता है साल के एंड, उसकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो इन्फॉर्मेशन है वो कमर्शियलाइज की जाती है, उसको वो न्यूज़पेपर के ऊपर प्रॉपर उनकी बैलेंस शीट, उनकी इनकम स्टेटमेंट आती है कि उनके कितने रिसोर्सेज है, कितनी उसकी लायबिलिटी है। इस तरह से मैनेजर्स, एम्प्लॉइज एंड अदर इंटरनल यूजर। अब गौर से देखें जो हमारा मैनेजरियल अकाउंटिंग है, मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं और एंड अदर इंटरनल यूजर्स, यानी कि मैनेजर्स जो होते हैं उनको जो है मैनेजरियल अकाउंटिंग के हवाले से, प्लानिंग उसकी जो है डिसीजन मेकिंग के हवाले से जो है मैनेजर्स को जो है ये मैनेजरियल अकाउंटिंग जो हेल्पफुल होती है, जो अंदर के एम्प्लॉइज है उनके लिए, एंड एनी एंड अदर इंटरनल यूजर, जो भी फर्म के अंदर से जो एम्प्लॉइज है, मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए जो है मैनेजरियल अकाउंटिंग हेल्पफुल होती है फॉर डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्लानिंग एंड कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग में जो ये हेल्पफुल होता है। आगे देखिए टाइम फोकस क्या है, और इसमें क्या है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अब देखिए टाइम फोकस क्या होता है कि जी हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। हिस्टोरिकल आप देख लें इसमें हम जो है यानी कि जब हमारा जो है एट द एंड ऑफ द ईयर जो है हम जो है इनकम स्टेटमेंट जो है वो बैलेंस शीट बनाते हैं कि अब हमारा जो आफ्टर द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रीवियस जो हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है, तो उसके बाद एनालिसिस करते हैं ताकि हम उसको जो है वो हम बेहतर कर सकें। तो इसका टाइम फोकस क्या होता है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में होता है। और दूसरा देखें फ्यूचर फेजेस, इसमें क्या है कि जो मैनेजरियल अकाउंटिंग है इसका हमारा ये होता है कि अभी हम उसको एनालिसिस करके ऐसे डिसीजन मेकिंग करें कि हमें फ्यूचर में जो है इसमें जो है वो हमारी जो है जो डिसीजन मेकिंग है उसके जो है वो जो बेहतर जो है रिजल्ट्स आए। तो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा देखें फेज क्या है, ऑब्जेक्टिविटी एंड वेरिफिएबिलिटी। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि देखें कि जैसे आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि ये इंटरनेशनली जो है वो ये प्रिंसिपल्स हैं जो कि तमाम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इसको फॉलो करते हैं।
इसमें जो है वेरीफेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी है, इसमें है रेलेवेंस फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल। मैनेजरियल अकाउंटिंग जो है, चलिए ठीक है, ओके। तो इसमें ये देखें कि आगे ऑब्जेक्टिविटी एंड वेरीफेबिलिटी, इसमें हम जो है ऑब्जेक्टिविटी होता है खास पर्पस, और उसकी वेरीफेबिलिटी होती है कि हम जो प्रीवियस पास्ट में जो डाटा है उसको कंपाइल करके हम जो है वो फ्यूचर के लिए जो है वो खातिर खा जो है वो रिजल्ट फॉर द प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। तो ये देखिए रेलेवेंस फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल, यानी कि जो मैनेजरियल अकाउंटिंग है वो रेलेवेंस होती है प्लानिंग एंड कंट्रोल, यानी कि हमने जब प्लान करना होता है कोई भी टास्क है, प्रोडक्शन का है, एचआर कोई भी टास्क है, जब हम उसको प्लान करना होता है उसके लिए, और कंट्रोल। अब ये दो देखिए, आपने जो प्रिंसिपल ऑफ, जिन लोगों ने मैनेजमेंट पढ़ा होगा तो आपको पता है कि प्लानिंग जो मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। ये इसके जो मेन 4 पिलर होते हैं कि सबसे पहले हम प्लान करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज, और फिर उसको जो है वो डायरेक्ट करते हैं, फिर उसको कंट्रोल। कंट्रोल कहते हैं कि जब जो वेरिएशन आता है ना, फॉर एग्जांपल जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हम जो है इस मंथ जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम सेल की एग्जांपल लें, तो अगर फर्म ने डिसाइड किया कि इस मंथ जो है हमारी इतनी सेल एक्सपेक्ट, ये हमने प्लान किया है कि एक मंथ में जो है इतनी हमारी से कि 50 जो है वो 50,000 प्रोडक्ट जो है उनकी सेल होगी, लेकिन एक्चुअली जब महीने का एंड होता है तो होती है उनकी 40,000। तो जो फिर उसमें कंट्रोल में वो देते हैं कि हमारे प्लान क्या था और एक्चुअल क्या हुआ, तो उनका जो वेरिएंस क्यों आया, उसके क्या वजह है, उसे कहते हैं सेल वेरिएंस। तो ताकि उसको कंट्रोल करें किस वजह से आया है, आया कि हमारी जो है सेल फोर्स कम थी, आया कि हमारी जो है प्रॉपर जो है वो जो हमारी गुड्स की जो है प्रॉपर डिलीवरी जो है इन टाइम नहीं हुई, किस वजह से जो है वेरिएशन आया है। तो बेसिकली ये कंट्रोल जो है बहुत अहम फैक्टर है कि जब हम स्टैंडर्ड को और एक्चुअल को जब वेरिएंस आता है, फर्क आता है, उसको हम कहते हैं ये हमारा उसको हम जो है वो कंट्रोल करते हैं। यानी कि ये रेलेवेंस होता है प्लानिंग एंड कंट्रोल का, यानी कि हमारी ये मैनेजर हमारा इस पे फोकस होगा, ये आप कर चुके हैं। आगे देखिए डिसीजन प्रिसीजन ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंस क्या है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ, ये इंफॉर्मेशन होती है कि फॉर द डिसीजन मेकिंग जब हमारे पास है, जैसे आपने देखा फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, आपने रेशियो एनालिसिस पढ़ा होगा कि हम डिफरेंट रेशियो को एनालिसिस करते हैं, जैसे करंट रेशियो क्या है, क्विक रेशियो क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है। तो ये सारी जो है उसके लिए हमें जो है इनपुट मिलती है, जैसे आप इनकम स्टेटमेंट से आपको पता है एसेट्स इतने हैं, लायबिलिटी इतनी है, ओनर इक्विटी इतनी है, तो इसमें हमारी जो है बैलेंस शीट से और इनकम स्टेटमेंट से हमें रेवेन्यू और एक्सपेंस मिलता है। तो वो सारा जो है वो क्या होता है, हेल्पफुल होता है फॉर डिसीजन मेकिंग जो है फ्यूचर के लिए। तो इसमें टाइम लेंस फॉर इंफॉर्मेशन, ये जो है टाइमलीनेस जो है ये है, और ये जो है प्रिसीजन फॉर इंफॉर्मेशन है कि जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके बेस पे हम जो है आगे मूव करते हैं। ये टाइमलीनेस है और फॉर इंफॉर्मेशन कि ये जो है जस्ट हम जो है करंट जो सिचुएशन है उसको एनालिसिस करके उसी वक्त उसको जो है वो प्लान। आगे सब्जेक्ट फोकस, समराइज डाटा फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। आप देख लें कि ये जैसे आपने देखा होगा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जब होती है तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की समराइज डाटा होता है, पूरी ओवरऑल जो है हमारा फर्ज करें हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं 6 मंथ की या साल की, तो वो हमारे पास जो है समराइज डाटा होता है पूरी, यानी कि ना 6 मंथ का या साल का इतना हमारा एक्सपेंस हुआ है, इतना रेवेन्यू हुआ, ठीक है, होल ऑर्गेनाइजेशन का। और इसमें देखें कि डिटेल सेगमेंट रिपोर्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है कि सेगमेंट कहते हैं हिस्से को, पार्ट। तो इसमें जो है रिपोर्ट्स में जो है जैसे अगर आप चाहें तो फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन रिपोर्ट के हमें जो है कितनी प्रोडक्शन हुई है, सेल के हवाले से डिफरेंट रिपोर्ट्स आती है जो कि हमें हेल्पफुल होती है डिसीजन मेकिंग के अंदर और उसमें कंट्रोल के अंदर, कि हमारी जो है वो डिटेल सेगमेंट रिपोर्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की होल नहीं होती बल्कि एक पार्ट्स में होती है, सेल्स की लहदा, मार्केटिंग की लहदा, एचआर की लहदा, प्रोडक्शन की लहदा। तो ये सारी जो है वो लहदा से जो है एक पार्ट। और रिक्वायरमेंट्स क्या, स्ट्रक्चर एंड ऑफन कंट्रोल्ड बाय, ये मैंने आपको बताया था, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसे कहते हैं GWP। तो इसमें जो है हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो है उस रूल्स को 100% फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ठीक है, कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो उस रूल्स को फॉलो करते हैं ताकि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जो है तमाम कंपनीज का आपस में कंपैरिजन किया जा सके। और उसमें बाज़ दफ़ा जो है उसमें ये ऑप्शन भी होती है कि अगर आपने किसी जैसे आपने इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा होगा, लाइफो फाइफो जो है इन्वेंटरी या एवरेज सिस्टम है, तो उसको हम जो अगर जो अडॉप्ट करना चाहे, फिर हम लिखते हैं कि हमने जो है लाइफो यूज़ किया है, फाइफो किया है, एवरेज मेथड है, तो कौन सा यूज़ किया। इस तरह से रिलेटिवली फ्लेक्सिबल
यानी कि ये क्या होता है कि ये हमने क्योंकि अपनी इंटरनल करनी होती है, इसमें इंटरनेशनल लेवल का जिक्र नहीं होता। हम अपने इंटरनल मामला को प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है, प्लानिंग में, उसके बाद कंट्रोलिंग में, इसमें हमारी जो है वो ये फ्लेक्सिबल होता है। इसमें जो है जो मैनेजर्स की एक्सपर्टीज होती है उस हिसाब से वो रिपोर्ट बनवा लेते हैं एनालिसिस करने के लिए, ताकि जो है बेहतर डिसीजन ले सकें। अब देखें जो इंटरनल हमारी, अब गौर से देख लें कि सबसे बड़ा जो फैक्टर है हमारा इंटरनल, वो है हमारा जो हमारी कॉस्ट है, ठीक है ना। आपको पता है कि जो कॉस्ट हमारी होती है, वो कॉस्ट जो है वो सबसे अहम जो है ना इंटरनल फैक्टर है, जिसको जो है हर फर्म जो है वो इंटरनल उसको प्लान करती है, मैनेज करती है, उसको जो है कंट्रोल करती है। इनके उसकी प्लानिंग और उसका कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग, ये 3 एस्पेक्ट है हमारे इंटरनल जो है उसकी मैनेज कर। जैसा कि आपने देखा कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसमें ये है कि इसमें हमने ओवरऑल फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में देखा, और ये जो है सेकेंडली इसको हमने देखा है इसमें मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सबसे इंटरनल जो फैक्टर है इसकी हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट सबसे जो है एम फैक्टर है। इसमें जो है जो कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड है। अब देखिए उसको जो है कॉस्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेलेवेंस के हवाले से कि रेलेवेंस है या नहीं है, उसका बिहेवियर क्या है, उसके हवाले से कंट्रोलेबिलिटी के हवाले से कि उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ट्रेसेबिलिटी के हवाले से और फंक्शन के हवाले से। ये सारी जो है इसको कॉस्ट आपने जैसे कि कहा बिल्कुल ऐसे ही है कि कॉस्ट क्या है कि हमारे जो है जो कॉस्ट इनकर होती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करते हैं उससे जो लागत आती है उसे हम कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने एक जो है एक फर्म जो है वो उसको एक व्हीकल जो है एक कार जो है रेडी कर रही है, तो उसको एक कार प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आती है हम कहते हैं ये उसकी जो है वो कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल उसमें सारी उसकी फिक्स कॉस्ट भी होती है, वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, सैलरी के एक्सपेंस भी होता है, उसमें जो पेंट के एक्सपेंस है जो ये सारी उसमें एक्सपेंस होते हैं। इसको हम वन बाय वन फिर आगे अब देखिए। जैसे पहला है रेलेवेंसी है। अब देखिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है कि इफ कॉस्ट इन्फ्लुएंस अ डिसीजन, कि रेलेवेंस होता है कि अगर हम जो है वो जो कॉस्ट है उसकी लागत जो है इन्फ्लुएंस कर रही हो तो हम कहते हैं ये हमारी जो है वो रेलेवेंस है। कॉस्ट दैट आर एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर डिसीजन, कि अगर खास डिसीजन के लिए जो है वो उस पे इफेक्ट करे तो हम कहते हैं ये रेलेवेंट है, क्योंकि उसने हमारी कॉस्ट को लागत को कम या ज्यादा करना होता है, तो ये रेलेवेंट कॉस्ट है। कॉस्ट दैट शुड हैव अ बेयरिंग ऑन व्हिच अल्टरनेट मैनेजर सिलेक्ट, यानी कि जैसा कि हम डिफरेंट ऑप्शन है कि हर फर्म देखती है कि अगर हम मशीन्स के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें या कि उसको जो है वो मैनुअली लेबर के थ्रू जिसमें उसकी लागत कम होती है उसको वो प्रोड्यूस कर। कॉस्ट दैट आर अवॉइडेबल, कि अगर किसी कॉस्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड करना कि उससे बचना, कि हम उस कॉस्ट को जो है वो उससे अवॉइड करके हमारी कॉस्ट पहले से कम हो सकती है। फ्यूचर कॉस्ट दैट डिफर डिफरेंट अल्टरनेटिव, फ्यूचर कॉस्ट दैट डिफर बिटवीन अल्टरनेटिव्स, यानी कि फ्यूचर कॉस्ट क्या है कि माजी में जो है हम डिफरेंट हमारे पास पॉसिबिलिटी और कॉस्ट होती है कि हम उसको जो है डिफरेंट अल्टरनेटिव यूज करके अपनी कॉस्ट को कम। इरेलेवेंट क्या होती है इफ कॉस्ट डू नॉट इन्फ्लुएंस द डिसीजन, कि इरेलेवेंट कॉस्ट क्या है कि अगर आपने कोई पहले से आपने कोई मशीन परचेज कर ली है तो उसकी अगर आपके उधर पड़ी हुई है तो आप उसकी जो है फर्दर डिसीजन मेकिंग जो है फ्यूचर की उसमें उसका इफेक्ट नहीं होगा, उसे हम कहते हैं कि इरेलेवेंट है। रेलेवेंट कॉस्ट वो होती है कि जो डिसीजन मेकिंग के ऊपर जो है इम्पैक्ट कर। ठीक है जी। ये देखिए संक कॉस्ट क्या होती है, ये सारे जो है ये हमारे जो बेसिकली मैनेजरियल अकाउंटिंग जो है, मैनेजरियल अकाउंटिंग का जो सबसे जो मेन है क्रक्स जो है वो 70 to 80% जो है कॉस्ट। जैसे आपने एक सब्जेक्ट होता है कॉस्ट काउंटिंग, कभी मे बी आपने कभी पढ़ा हो बीकॉम में, कॉस्ट काउंटिंग का सब्जेक्ट होता है, उसमें हम बेसिकली सारा कॉस्ट के ऊपर फोकस करते हैं कि कॉस्ट को हम कैसे, क्योंकि बेसिकली जो है हमारा पर्पज ये है कि हमारी कॉस्ट जो है कम से कम हो, अपनी कॉस्ट को कम से कम करें ताकि हमें जो है मैक्सिमम बेनिफिट। तो देखें ऑल कॉस्ट इनकर देखें इन द पास्ट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द डिसीजन मेकिंग नाउ एंड इन द फ्यूचर, यानी ऐसी कॉस्ट जो कि हमारी इनकर पास में हो गई है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसे कहते हैं संक कॉस्ट। क्या कहते हैं संक कॉस्ट कहते हैं। शुड नॉट बी कंसीडर इन द डिसीजन, यानी क्योंकि जो माजी में हो चुकी है तो वो हमारी जो है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, और ये इररेलेवेंट भी होती है। जैसे वो इररेलेवेंट थी ये भी इररेलेवेंट होती है, ये माजी में हो चुकी होती है। जैसे कि एग्जांपल देखें, यू बॉट एन ऑटोमोबाइल दैट कॉस्ट दिस वन, उसकी $30,000 है 2 ईयर गो, 2 साल पहले आपने एक ऑटोमोबाइल परचेज की, द कॉस्ट इज संक कॉस्ट बिकॉज वेदर यू ड्राइव इट, पार्क इट, ट्रेड इट और सेल इट, यू कैन नॉट चेंज दी। तो ये थी हमारी जो है संक कॉस्ट। अब देखें आउट ऑफ द प्रॉफिट कॉस्ट क्या होती है, रिक्वायर फ्यूचर आउटले फॉर कैश एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर डिसीजन,
कि जो एक खास डिसीजन के साथ अटैच होती है, अगर हम ये डिसीजन लेंगे तो वो कॉस्ट बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल देखें कि हमारे पास अगर ओल्ड टेक्नोलॉजी है, जैसा कि आप देखते हैं कि अब कुछ ऐसी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, रोबोट टेक्नोलॉजी आ गई है, जो मल्टीनेशनल फर्म्स है वहाँ पे रोबोट जो है वो उसके अंदर प्रोग्रामिंग है, वो सारा काम कर रहे हैं। तो अगर हम मैनुअल से जो है जब सिस्टम की तरफ जाते हैं तो फिर क्या होता है कि हमें जो है वो कॉस्ट बेयर करना पड़ती है। अल्टीमेटली जो है अगर हम जो है मैनुअल से सिस्टमैटिक तरीके से लेके जाएँगे तो अल्टीमेटली हमारी जो है कॉस्ट वो उसको हमें जो है वो आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट जो है इनकर्ड होगी। कंसीडर द एग्जांपल देखें, कंसीडरिंग द डिसीजन टू टेक अ वेकेशन और स्टे एट होम। इफ यू चूज़ अ वेकेशन यू विल ओनली हैव ट्रैवल कॉस्ट आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट। यानी कि अगर आप जो है अगर आप देखें 2 ऑप्शन है, अगर आप जो है उसको एट होम स्टे करेंगे या कि आप वेकेशन पे जाएँगे, तो अगर उसमें अगर आप चूज़ करेंगे तो फिर आपके लिए जो है वो ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट होगी, वो इनकर होगी। अगर आप घर बैठे रहेंगे तो वो नहीं। ये हाँ जी, अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट ये भी आपने पढ़ा होगा कि अगर ये भी अंडरस्टैंडिंग कर लें पहले कि ये जो है ना 2 चीज़ें होती हैं कि जब हमारे पास 2 ऑप्शन हो, तो उस एक को हम अवेल कर रहे हैं तो दूसरे को अवेल नहीं कर रहे, उसकी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट होती है। जैसे देखें कि अब आप जो है लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और कुछ लोग जो है आपका क्योंकि टाइम ऑफ़िस टाइम है तो इसमें थोड़ा-सा ये है कि इसमें आपको थोड़ी-सी ये होगा कि आपकी वो आप अपने जो है वो दूसरे काम को डिस्टर्ब हो रहा है वो, तो आपकी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट जो है इसको अटेंड करने की उसको इग्नोर करना है, उसको ज़रा मीन कि आप उसको जो है उसको अटेंड नहीं कर रहे। द पोटेंशियल बेनिफिट दैट इज़ गिवन अप व्हेन वन अल्टरनेटिव इज़ सिलेक्ट ओवर अदर। देखें कि एक को ऐसा बेनिफिट जो आप एक को अडॉप्ट करके लेते हैं और जो आपका ये छोड़ रहे होते हैं उसकी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल इफ यू वर नॉट अटेंडिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी यू कुड बी अर्निंग 25,000 डॉलर पर ईयर। योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अटेंडिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी फॉर 1 ईयर इज $25,000। यानी कि अगर देखिए उन्होंने मिसाल दी है कि अगर आप जो है वो कॉलेज अटेंड कर रहे हैं रेगुलर, तो अगर आप ना अटेंड करते तो आप जो है 1 साल में इतनी अर्निंग कर सकते हैं। आपके कॉलेज अटेंड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतनी है। तो ये होती है, इसे कहते हैं हाँ जी, ये देखें ये सबसे अहम जो है ना कॉस्ट का कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर, इनकी ये उसका जो है ना बिहेवियर ये सबसे अहम है। इसको अंडरस्टैंड आपने पहले भी किया होगा, इसको डीपली अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि मैनेजरियल अकाउंटिंग जो है वो उसका 80% जो है इसके अंदर है। कॉस्ट रेफर टू हाउ a cost will react to change in the level of the business activity कि ये किस तरह से जो है वो कॉस्ट रिएक्ट करती है अगर हमारा लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ज्यादा या कम होता है, उसे हम कहते हैं कि ये हमारा जो है वो बिहेवियर। और इसमें जो है फिक्स कॉस्ट है और आगे वेरिएबल कॉस्ट है। तो अब देखिए कि डू नॉट चेंज व्हेन एक्टिविटी चेंजेस, यानी कि फिक्स कॉस्ट। अब देखें कि डू नॉट चेंज व्हेन एक्टिविटी चेंजेस, यानी कि ये फिक्स कॉस्ट होती है कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ फर्म्स ऐसी हैं जैसे डिफरेंट स्कूल्स है, उनकी बिल्डिंग जो है वो रेंट की होती है, तो वो उनका पर मंथ जो है फिक्स कॉस्ट जो है वो रेंट जो होता है फिक्स कॉस्ट होती है। यानी कि उसका मतलब ये होता है कि अगर उनकी जो है फर्ज करें एक स्कूल है, उसकी बिल्डिंग रेंट के ऊपर है, तो अगर वो उसमें एक एक स्टूडेंट भी नहीं है तो अल्टीमेटली जो महीने का वो रेंट वो देंगे, तो ये उनकी फिक्स कॉस्ट है। ठीक है। और इस तरह से जो है वेरिएबल कॉस्ट होती है कि अगर हमारी एक्टिविटी मीन कि हमारी जो है देखें अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली जो है उसके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो ज़्यादा होंगे, पानी का यूज़ होगा, तो वो उसमें उसके जो है वो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट होती है कि जब हमारी जो है वो एक्टिविटी बढ़ती है तो उससे हमारी कॉस्ट बढ़ती है, उसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कहते हैं चेंज होने, चेंज इन द प्रोडक्शन टू चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी को ज़्यादा करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी कॉस्ट ज़्यादा होगी, अगर कम करेंगे तो कम होगी। तो इस तरह से क्या है कि ये हमारी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। ओके, ये मेन कंसेप्ट है। फिक्स कॉस्ट आपने कहना है कि फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जिसका रिलेशन वो प्रोडक्ट के साथ नहीं होता, वो कम हो या ज़्यादा वो फिक्स हमने पे करना होती है। इस तरह से जो है जो किसी फर्म के अंदर रेगुलर एम्प्लॉई होते हैं, रेगुलर जैसे आप देखिए कोक या पेप्सी पेप्सी की मिसाल लें, तो कोक के अंदर जो रेगुलर एम्प्लॉई होते हैं वो गर्मियों में भी होते हैं, सर्दियों में भी। और कुछ लोग टेम्परेरी होते हैं, जब वो सीज़न आउट होता है, जब सर्दी शुरू होती है, तो वो उनको फिर जो है वो फ्री कर देते हैं। यानी कि वो उनको वो सारा साल नहीं करते, जस्ट जो है जब सीज़न होता है तो उस वक़्त वो उनको एंगेज करते हैं, उसके बाद जो है उनको फ्री कर देते हैं। तो इस तरह से जो है ये वेरिएबल। अब देखें इसमें जो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। अब देखें कि जो
टीसी होता है, यानी कि जरा गौर से देखें, टोटल कॉस्ट बराबर होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मींस अनचेंज व्हेन एक्टिविटी चेंजेस विद इन द रेलेवेंट रेंज, यानी फिक्स का पर्टिकुलर। अब देखें जो हमारी जो फिक्स कॉस्ट है, अब जरा गौर से देखें, एक्टिविटी देखें जरा, ये डायग्राम को आपने समझना, ये वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी है। ये देखें कि यहाँ पे फर्ज करें 5 प्रोडक्ट थी, 10 है, 15 है, 20 है, यानी कि ये वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है, लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है यहाँ पे फर्ज करें अगर यहाँ पे 1 लाख है तो वो सेम की सेम है। अगर हम ऐसे एक ड्रा करें, परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो ये इतनी क्वांटिटी है यहाँ से ओरिजिन 0 से लेके यहाँ तक। अगर हम यहाँ आ जाए तो ये यहाँ से लेके यहाँ, इसकी एक्टिविटी बढ़ गई है लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम रही, ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है, फिक्स कॉस्ट। इस तरह जो वेरिएबल होती है, एक्टिविटी जैसे पहले कम होती है, ऐसे देखें कि फिक्स कॉस्ट जो है वो पर यूनिट, ये जो है टोटल फिक्स कॉस्ट, ये पर यूनिट एक के हिसाब से पहले, यानी कि इस तरह से ये कम होती है, कम होती है, फिर इस तरह से ये कर्व की शेप में बनती है, ये क्योंकि इसका ट्रेंड होता है। ये जो डायग्राम बनाया गया है, ये इसका ट्रेंड, ये आपने मे बी बीकॉम लेवल पे पढ़ा होगा कि उसमें उन्होंने फिर फिगर लेके, वैल्यूज लेके ना, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल, उनको बना के फिर वैल्यूज लेके ये बनाया होता है। ये अब उसका ये जनरल पैटर्न ये